हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में आपकी वीडियो नंबर 2 है ये, जिसका नाम है बेटा टॉपिक का थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इससे पहले मैंने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन में एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था टॉपिक का बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखो रिवीजन का मतलब होता है कि हम चैप्टर में से केवल वो छोटे छोटे टॉपिक पढ़ें जो जिनसे डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि आपने किसी भी टीचर से पढ़ा, कहीं भी आप कोचिंग में पढ़े हैं तो चैप्टर की तो डिटेल आपने पढ़ ली है। ठीक है ना, और आपके पास में नोट्स भी हैं। तो अब आपको रिवीजन कैसे करना है चैप्टर का। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे ये केमिकल बॉन्डिंग से कंसेप्ट निकाले हैं छोटे छोटे। ठीक है ना, तो इनको मैं ट्रिक के साथ में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत ईजी वे में। ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे और थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा उसको आप बहुत इजीली सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। थर्मल का मतलब होता है बेटा हीट, और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थायित्व। और वो भी हम किसकी सीखने वाले हैं बच्चों, आयनिक कंपाउंड की। तो अगर मैं जैसे बात करता हूँ आयनिक कंपाउंड में, मान लो मेरे पास में ये सोडियम क्लोराइड है। ठीक है ना, तो तुम जानते हो बेटा आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, ये तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और ये कोई बॉन्ड नहीं होता आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, कहीं भी आपने सुना नहीं होगा कि Na और Cl के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है ना, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। तो ये आयनिक बॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आयंस होते हैं बेटा। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये दोनों अपोजिट चार्ज आयन जो हैं बेटे, ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है ना, इनके बीच में कोई ऐसे बॉन्ड नहीं होता। ठीक है ना, तो दोनों अपोजिट चार्ज आयन एक फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस फोर्स को हम कहा करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, तो ये कौन सा फोर्स है इनके बीच में जो काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बेटा ये। ठीक है, ये फोर्स काम करता है कैटायन और एनायन के बीच में। ठीक है, अब देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, आप इस फोर्स को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। आप सोडियम क्लोराइड में से सोडियम और Cl माइनस को अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा कैटायन और एनायन के बीच में, उतना ही आपका ये जो आयनिक कंपाउंड है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैटायन और एनायन के बीच में, आप ये बोलोगे कि आयनिक कंपाउंड आपका क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, तो हमें करना क्या है बेटा, इस वाले फोर्स को यहाँ से ब्रेक करना है। किसके द्वारा, हीट के द्वारा। हम इस आयनिक कंपाउंड को हीट देंगे और ये जो फोर्स है बीच में, जो कैटायन एंड एनायन के बीच में लग रहा है, इसको ब्रेक कर देंगे। अगर मान लीजिए इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल है आयनिक कंपाउंड। और अगर इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें कम हीट देनी पड़ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड हमारा थर्मली क्या है, लेस स्टेबल है। क्लियर, समझ गए ना। तो आयनिक कंपाउंड में इसी फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ज़्यादा हीट दे रहे हैं ज़्यादा स्टेबल, कम हीट पे टूट रहा है तो ये क्या होगा, उसे हम बोलेंगे लेस स्टेबल। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि किसी आयनिक कंपाउंड में ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, या किस आयनिक कंपाउंड में ये फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हमारे पास में एक टर्म होती है, ठीक है ना, उसके द्वारा इसको कैलकुलेट करते हैं, जिसको कहते हैं हम लेटिस एनर्जी। क्या कहते हैं उसको, लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी हमें ये बताएगी कि किस आयनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला फोर्स ज़्यादा है, किस आयनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स क्या है हमारा, कम है। तो आप आज से ये बात आप नोट कर लो बच्चों कि जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी निकालेंगे किसी भी आयनिक कंपाउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेटिस एनर्जी के। ठीक है ना, और लेटिस एनर्जी अगर आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है आपका,
ठीक है ना, कैटायन एनायन के बीच में, ये बढ़ेगा। और जितना ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा उतनी ही आपकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए। क्लियर है? तो अब आपको समझना पड़ेगा बच्चों, आयनिक कंपाउंड के अंदर ये जो लेटिस एनर्जी होती है ये क्या होती है। ठीक है, तो अब इसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम इस लेटिस एनर्जी की बात करें, देखो इसकी डिटेल तो हम पढ़ेंगे जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा देख लीजिए जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लें, थर्मल स्टेबिलिटी वाली को। ठीक है ना, आज से आप अपने दिमाग में एक बात बिल्कुल फिट कर लीजिए, क्या कि जब भी थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा किसी आयनिक कंपाउंड की बेटा, तो हम उसको लेटिस एनर्जी से सोल्व करेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी और लेटिस एनर्जी, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये लेटिस एनर्जी क्या होती है किसी आयनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये एक कैटायन है गैसियस, ये मेरे पास क्या है, एक गैसियस एनायन है, और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मुझे यहाँ पे मिलता है एक AB सॉलिड। ठीक है ना, क्या मिल गया, ये AB सॉलिड मिल गया। मतलब ये 1 मोल मुझे आयनिक कंपाउंड यहाँ पे मिला, 1 मोल आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो लेटिस का मतलब क्या होता है, सॉलिड, ये आयनिक कंपाउंड है आपका। तो देखो लेटिस एनर्जी क्या होती है, जब हम 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके कैटायन और एनायन से करते हैं बेटा। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, जो एनर्जी यहाँ पे निकलती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है आपकी, नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लेटिस एनर्जी को, 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैटायन और एनायन से करने पर जितनी मिनिमम एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी को हम कहते हैं लेटिस एनर्जी। आप जानते हैं जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी इस आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा ये आयनिक कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। जब सिस्टम से ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो वही सिस्टम क्या होगा, उतना ही क्या होता है बच्चों, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसी एनर्जी को कहते हैं हम क्या, जो रिलीज होती है, लेटिस एनर्जी। ठीक है, तो जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी निकलती है, तो लेटिस एनर्जी की साइन कैसा लगेगा, आप नेगेटिव लगाएंगे, तो ये क्या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ठीक है ना, तो अब ये जो लेटिस एनर्जी निकलती है ये किन किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। तो देखो इसके लिए हमें लेटिस एनर्जी को 2 फैक्टरों पर डिपेंड करती है। एक तो करती है चार्ज पे, चार्ज के कैटायन और एनायन के ऊपर चार्ज जितना बढ़ेगा लेटिस एनर्जी उतनी ही क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। तो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरी बात होती है कि लेटिस एनर्जी जो होती है ये आपकी, ये साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, चार्ज का मतलब कैटायन का चार्ज या फिर एनायन का चार्ज। चार्ज अगर बढ़ेगा, कैटायन पे बढ़े या एनायन पे बढ़े, ठीक है ना, तो लेटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। साइज़ का मतलब R+ या फिर R-। R+ का मतलब कैटायन का, कैटायन की रेडियस, और R- का मतलब एनायन की रेडियस। ठीक है ना, तो अगर मान लो Q+ या Q- बढ़ता है तो लेटिस एनर्जी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। बच्चों ध्यान रखना, जब लेटिस एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ये भी बढ़ेगी, ध्यान रखो। लेकिन कैटायन का रेडियस बढ़े या हमारा एनायन की रेडियस बढ़े बच्चों, लेटिस एनर्जी क्या होगी हमारी, घटेगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है ना, जब लेटिस एनर्जी घटेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, घटेगी। ठीक है ना, तो अब इन दोनों फैक्टरों को मिलाकर लेटिस एनर्जी का ये फॉर्मूला बनाया गया बच्चों कि लेटिस एनर्जी जो होती है वो आपकी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और बेटा साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चार्ज का मतलब होगा आपका, बोलो, Q+ और Q-। ठीक है ना, और जी साइज R+ और R- होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ये होगा लेटिस एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए देखिए, सबसे पहले हम करते हैं कि जो लेटिस एनर्जी होती है ये होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, साइज के। अब साइज चाहे कैटायन का हो या फिर किसका हो, एनायन का हो, किसी का भी बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, घटेगी। ठीक है ना, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बहुत आसान है। और साइज़ आप जानते ही हैं, साइज़ जैसे मैं फर्स्ट डे की बात करूं
ठीक है ना। फर्स्ट में क्या क्या है हमारे पास में, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आरबी है और सीजियम है। जितने भी आयनिक कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं वो किसके पढ़ने वाले हैं, एस ब्लॉक के, ठीक है ना। और इनकी जो रेडियस होती है, इनका साइज होता है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है बच्चों, बढ़ता है। देखिए तो इनका साइज ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो रेडियस ग्रुप में हमेशा क्या होती है, आपकी बढ़ती है दोनों की। और इन दोनों में किसका साइज ज़्यादा होता है, हमेशा फर्स्ट ए की रेडियस जो होती है आपकी वो सेकंड ए से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सेकंड ए से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बस अब आसानी से देखो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। चलिए लेते हैं प्रॉब्लम थर्मल स्टेबिलिटी की। देखिए ये लिखिए, एक मेरे पास है LiCl, एक मेरे पास है NaCl और एक मेरे पास है यहाँ पे KCl और एक मेरे पास है यहाँ पे CaCl, ठीक है ना। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना आपको, क्या बताना आपको, इनका थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए R+ जो है कैटायन है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि जो R- है वो क्या है आपका, वो तो सेम ही है सब में। जो एनायन है वो तो क्या है, सेम है। तो R+ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो R+ अगर बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, बोलो डिक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, बोलो ये भी घटेगी। तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो ये जो हैलाइड है आपके, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ऊपर से चलने पर बढ़ेगी। तो आप कह सकते हो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल हो गया आपका लिथियम क्लोराइड, ठीक है ना। और ये जो CaCl है ये क्या हो गया आपका, लीस्ट स्टेबल हो गया। तो आसानी से अब ये तो होगा स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। और यही आपको पूछेगा कि लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। तो लेटिस एनर्जी भी किसकी ज़्यादा होगी, यही होगी। लेटिस एनर्जी का ऑर्डर और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है ना। ये होगा आपका CaCl। तो सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी लिथियम क्लोराइड की, सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए नंबर 2। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ BeCl2 और MgCl2 और CaCl2 और SrCl2, तो इनकी हमें थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है ना। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। तो बिल्कुल देखिए अब की बार भी क्या है, देखो यहाँ पे जो एनायन है आपका वो तो सेम ही है। R- क्या है हमारा, R- हमारा सेम है सभी में। जो एनायन है वो क्या हमारा सेम है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा कैटायन है, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr एक ही ग्रुप के हैं। तो इसकी R+ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो लेटिस एनर्जी क्या होगी, घटेगी बेटा यहाँ भी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ भी घटेगी। तो इसका मतलब यहाँ भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा, बोलो डिक्रीज होगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो BeCl2 है ये इसकी लेटिस एनर्जी क्या है, बोलो मोर लेटिस एनर्जी, या ये कह सकते हो मोर थर्मली स्टेबल होगा, ये मोर थर्मली स्टेबल होगा ये, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है। और जो आपका SrCl2 है, ठीक है ना, जो आपका SrCl2 है, ठीक है ना, ये कैसा है आपका, ये इसका आपका ये आपका लीस्ट स्टेबल है, ये लीस्ट स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3। अगर हमसे क्वेश्चन देता है ये Li2O और Na2O और यहाँ पर आ गया आपका K2O और ये आ गया आपका Rb2O, ये सब क्या है आपके ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइड हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कोई बात नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो O-2 है, ठीक है ना, ये क्या है सभी में कॉमन है, ये तो सेम ही है सभी में। O-2 का मतलब R-, ये तो सेम ही है। लेकिन बाकी में देखेंगे कैटायन का साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैटायन का साइज़ बढ़ेगा, देखो एनायन तो सेम है सभी में, लेकिन R+ क्या हो रहा है, R+ का साइज़ ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक ही ग्रुप के हैं, एल्केली मेटल है।
तो भाई जब R प्लस बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी इनकी, लेटिस एनर्जी इनकी घटेगी, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी, वो भी घटेगी। तो इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ऊपर से चलने पर बोलो डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं हम। एक हमारे पास BeO है, एक हमारे पास MgO है, एक हमारे पास CaO है, एक हमारे पास BaO है। ज़रा देखेंगे इनकी बताइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। ठीक है ना, देख लो जो कैटायन है वो एक ही ग्रुप के हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। सारे क्या होते हैं, ये आपके बेसिक ऑक्साइड होते हैं। एल्केली मेटल है, ये बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है ना, ये एल्केलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड है बेटा। ये भी आपके बेसिक हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, यही लेटिस एनर्जी का ऑर्डर होगा बेटा। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखो, जब लेटिस एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है तो आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मजबूती। क्या बढ़ती है बच्चों, आयनिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जैसे आपसे कोई ये पूछता है इसमें, ये देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए हमारे पास आ गया LiF, NaF, KF और RbF, और जी ये हो गया हमारे पास CSF। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ठीक है, और लेटिस एनर्जी का ऑर्डर बताइए। तो देखते हैं यहाँ पे, तो सब में F माइनस तो कॉमन है बेटा, F माइनस क्या आपका कॉमन है। ठीक है ना, F माइनस हो गया आपका कॉमन। ठीक है, लेकिन जो कैटायन है, जो एल्केली मेटल है, उनका साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज़ बढ़ेगा तो वही सेम होगा। किसी का भी हो, देखो R प्लस का साइज़ बढ़ रहा है, R माइनस क्या है, सेम है, ये कांस्टेंट है आपका। तो कैटायन हो या एनायन हो, किसी का भी साइज़ बढ़ेगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब यहाँ भी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी इनकी, डिक्रीज होगी बेटा। तो ये लिथियम फ्लोराइड जो है ये आपका सबसे ज़्यादा थर्मली क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया था कि भाई जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेटिस एनर्जी के। ये बिल्कुल फॉर्मूला बच्चों 100% बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और लेटिस एनर्जी को निकालने का तरीका आपको बता ही दिया, कैसे आप उसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, और मैंने आपको बताया ऊपर अभी बच्चों कि जो लेटिस एनर्जी होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज़ के। ठीक है, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला हमेशा सभी जगह वैलिड नहीं होगा, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, देखिए कि जो लेटिस एनर्जी होती है इसका एक्सेप्शन भी है, और एक्सेप्शन आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। एक्सेप्शन क्या है कि भाई लेटिस एनर्जी आपकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है साइज़ के। अब ये फॉर्मूला कहाँ लगता है बेटा, और ऊपर वाला फॉर्मूला कहाँ लगता है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है केवल किसके लिए, ये वैलिड होता है, वैलिड फॉर मोनो एटॉमिक एनायन, मोनो एटॉमिक एनायन। ठीक है ना, जब किसी आयनिक कंपाउंड में जो एनायन है वो स्मॉलर है, मतलब एक ही एटम का बना हुआ है। ठीक है ना, तो तब हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला लगता है बच्चों। ठीक है ना, मोनो एटॉमिक एनायन का मतलब अगर एनायन किसी आयनिक कंपाउंड में जो एनायन है हमारा वो केवल एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हो। और ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता है बेटा, जब लेटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज़ के। ये होता है, वैलिड होता है किसके लिए, वैलिड फॉर मल्टी एटॉमिक एनायन के लिए। ठीक है ना, ऐसे केस में मल्टी एटॉमिक एनायन कौन कौन से होते हैं, ज़रा इनको देख लेते हैं हमें ना। जैसे हमारे पास में है कार्बोनेट,
ठीक है ना। और जैसे हमारे पास में है आपका सल्फेट, ठीक है ना, तो ये एस ब्लॉक के मेटल के साथ में जब जुड़ेंगे ना तो ऑक्सी साल्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमारे पास हो जाएंगे बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, और जैसे हमारे साथ हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे नाइट्रेट इस प्रकार से, या परक्लोरेट ClO4 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इनके साथ में हम इस वाले कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, ऊपर वाले को, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ऐसे केस में जो लेटिस एनर्जी होगी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज ऑफ कैटायन के, साइज ऑफ कैटायन। और साइज ऑफ कैटायन आप जानते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हो गई है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और उसके द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक है LiClO4, ठीक है ना, और एक मेरे पास यहाँ पर है NaClO4, ठीक है जी, और एक मेरे पास है यहाँ पे KClO4, और एक मेरा यहाँ पर है CsClO4, ये मेरे पास है, ठीक है ना। तो इनकी अगर पूछता है कि लेटिस एनर्जी और थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, तो यहाँ पे जो एनायन है आपका, यहाँ पर जो एनायन है बच्चों, वो एनायन कौन सा है, वो एनायन है आपका ClO4 माइनस, ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई जो कैटायन है आपका, ठीक है ना, कैटायन ये रे बेटा, और इनका साइज क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो देखो R प्लस बढ़ेगा, तो इसका मतलब एनायन तो कॉमन ही है, तो यहाँ पर जो होगा आपका जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, इधर से इधर को चलने पर, ठीक है ना, लेटिस एनर्जी आपकी बढ़ेगी अब की बार, और लेटिस एनर्जी बढ़ेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी बेटा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो अब की बार ऑर्डर ये होगा बेटा, ठीक है। तो जितने भी आपको ऐसे आयनिक कंपाउंड मिले जिसमें एनायन कैसा हो, मल्टी एटॉमिक हो, ठीक है ना, कार्बोनेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, कोई भी हो ये, ठीक है ना, एक से ज़्यादा एटम वाले एनायन हो, उसमें लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बोलो, कैटायन के साइज के। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा, तो इसका रीज़न एक बहुत सिंपल सा होता है कि लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो गई। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है, वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है फजांस रूल के द्वारा। किसके द्वारा, फजांस रूल, ठीक है ना। फजांस रूल क्या बताता है हमें, या फजांस रूल कह दीजिए, या फिर हम इसको कह सकते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यहाँ लगता है बच्चों पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट। पोलराइजेशन क्या होता है, देखो पोलराइजेशन अगर बढ़ेगा, पोलराइजेशन का मतलब होता है कोवैलेंट करैक्टर। क्या होता है बोलो, कोवैलेंट करैक्टर। को अगर पोलराइजेशन बढ़ेगा आपका तो कोवैलेंट करैक्टर क्या होगा आपका बोलो, वो भी बढ़ेगा। और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, वीक होते हैं, वो उनको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को आपको कम हीट देनी पड़ेगी, तो वो थर्मली क्या होते हैं, थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं। तो ये भी यहाँ पर रीज़न दिया जाता है। कैसे, देखिए अब आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा देख लीजिए बस पोलराइजेशन क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो एक बार देख लेंगे पोलराइजेशन क्या है। देखिए पोलराइजेशन में क्या होता है, जो कैटायन है आपका, ये कैटायन है, ये स्मॉलर है, कैटायन क्या है आपका, स्मॉलर है। एक एनायन आपका, ये क्या है बेटा, ये हमारा एनायन है, जो क्या है, लार्जर है, बड़ा साइज है इसका, लार्जर साइज है, ठीक है। इसका क्या है, स्मॉलर साइज है। देखो ध्यान रखो, अगर कैटायन जितना छोटा होगा, पोलराइजेशन हमें क्या बताता है, पोलराइजेशन बताता है किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट करैक्टर। तो अगर कैटायन का साइज़ छोटा होगा, एनायन का साइज़ बड़ा होगा, तो ये जो कैटायन होता है ना, ये एनायन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ को इस प्रकार से थोड़ा सा खींच लेगा, ठीक है ना। इससे क्या लगेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उनकी शेयरिंग हो रही है ऐसा लगेगा, और इसके बीच में डेवलप हो जाएगा कोवैलेंट करैक्टर, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होता है उतना ही आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है। अब ये पोलराइजेशन कब होगा, पोलराइजेशन जब होता है जब आपका जो कैटायन है, जो कैटायन होता है
उसका साइज छोटा हो और चार्ज क्या हो उसके ऊपर, कैटायन के ऊपर ज़्यादा हो, तो हम ये बोलेंगे कि पोलराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और दूसरा होता है कि जो एनायन होता है, जो एनायन होता है, एनायन का साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और चार्ज एनायन के ऊपर भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। चार्ज तो दोनों के ऊपर ही ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे पोलराइजेशन क्या होगा, बढ़िया होगा। तो पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था पीछे, ये रहा, एक बार फिर लिख देते हैं हम इसको, देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर लिख देते हैं इसको। क्या था हमारा क्वेश्चन, LiCl4 और NaCl4 और KCl4, मान लीजिए ये है। तो देखिए Li प्लस और ClO4 माइनस, ये क्या है, एक बड़ा एनायन है बेटा, ये लार्ज एनायन है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक स्मॉलर कैटायन है, ये क्या आपका एक स्मॉलर कैटायन है, ठीक है। और तुम जानते हो कैटायन का साइज़ ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है बेटा। तो कैटायन का साइज़ अगर बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर कैटायन का साइज़ देखो, पहले वाले में क्या है बच्चों, कैटायन का साइज़ छोटा है और एनायन क्या है, बड़ा है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, अपनी तरफ को खींच लेगा। तो इसमें कोवेलेंट करैक्टर क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट करैक्टर क्या है, इसमें ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन क्या हो रहा है, आपका ज़्यादा हो रहा है। तो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, वो थर्मली क्या होगा, आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका कैटायन का साइज़ क्या है, बड़ा है। तो कैटायन का साइज़ अगर बढ़ेगा, एनायन तो आपका फिक्स है, तो कैटायन का साइज़ अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन कम होगा तो उसमें कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, आपका उतना ही कम होगा, यानी कि आयनिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए स्टेबिलिटी जो होती है ये बढ़ती है हमेशा ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी कोई ऐसा आयनिक कंपाउंड आपको दिया होगा जिसमें मल्टी एटॉमिक एनायन होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, आपकी बढ़ेगी। बच्चों ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, Li2CO3। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। Na2CO3 और इनकी स्टेबिलिटी बताइए, K2CO3 और Rb2CO3 और CS2CO3, ये देखिए, ठीक है ना, सेम है बिल्कुल। इनकी भी स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी लेटिस एनर्जी, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, मोर थर्मली स्टेबल होगा, मोर क्या होगा, ये थर्मली स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल है आपका, ठीक है। चलिए, और ये आपका लीस्ट स्टेबल हो गया, और यही कारण है कि ये हीट करने पे ब्रेक हो जाता है, लीस्ट स्टेबल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनका थर्मल डिकम्पोजिशन, अभी हम पढ़ रहे हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। सेम इसी तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। LiNO3, ठीक है ना, KNO3, RbNO3, अब तो कितने भी आप बना सकते हो, CsNO3, ठीक है। तो इनकी भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी अगर निकालनी है तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी इनकी भी, ठीक है ना। इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ेगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी इनकी बढ़ रही है, ठीक है। इसी के साथ में और देखते हैं हम, जैसे BeSO4 है, MgSO4 है और आपका CaSO4 है और बच्चों आपका BaSO4 है। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी और लेटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इनकी भी लेटिस एनर्जी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी, बढ़ेगी। रीज़न क्या है, पोलराइजेशन। यहाँ पर इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बोलो, छोटा है, ठीक है ना। चलिए और देखिए, LiHCO3 बाइकार्बोनेट देख लो, NaHCO3 और RbHCO3 और जी CSHCO3, ये बाइकार्बोनेट है, फर्स्ट है।
तो यहाँ भी वही कहानी रहेगी, इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगी आपकी, बढ़ेगी बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए थर्मल स्टेबिलिटी का और लेटिस एनर्जी का। मान लीजिए हमारे पास में है LiOH और NaOH, KOH, RbOH और CSOH, ये हाइड्रोक्साइड है, फर्स्ट एक है, ठीक है ना। और इसी प्रकार BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और CaOH का होल ट्वाइस, ये सेकेंडरी का हाइड्रोक्साइड है, SrOH का होल ट्वाइस और BaOH का होल ट्वाइस। तो इनकी भी ऊपर से नीचे चलने पर क्या हो रही है, लेटिस एनर्जी बढ़ेगी आपकी, ठीक है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इनकी भी ध्यान रखना। सेम कहानी यहाँ भी है, लेटिस एनर्जी बढ़ रही है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो जब भी कोई आपको ऐसा एनायन दिया होगा जो मल्टी एटॉमिक एनायन होगा, उसको लार्जर एनायन कहते हैं। तो ऐसे केस में लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आपकी जो कैटायन होता है या जो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जितना बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ही लेटिस एनर्जी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। और इसकी एक्सप्लेनेशन किसके द्वारा निकाली थी मैंने, आपकी पोलराइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लेटिस एनर्जी का क्वेश्चन सोल्व करोगे और किस प्रकार से आप थर्मल स्टेबिलिटी निकालोगे, ठीक है ना। आगे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड है जो पीवी लोक में पढ़ेंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी हम वहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए।